रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, हाय। रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है, वाह वाह। कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है। वो कैफियत बनना शुरू कैसे हुई? हाँ, उनसे जब दोस्त फरमाइश करते थे कि जॉन साहब कोई नई गजल सुनाइए, तो कहते थे कि क्या कुर्सी मेज पे नई गजल कहूँ, कोई लौंडिया लाओ इश्क करूँ, मेरा दिल तोड़े तभी तो मैं इश्क करूंगा। और आगे वो इस चीज़ को बताते भी हैं कि मैंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ, कई बार मुझे मन किया कि मैं नींद की 1 गोली की जगह 2 गोली खा लूँ, 10 गोली खा लूं। लेकिन हर बार मैं रुक गया। और उस रुकने के पीछे, खुदकुशी ना करने के पीछे जो वजह थी वो उनके दोस्त थे, और इसके अलावा वो फिलॉसफी थी जो उन्होंने पढ़ी। इसी बात में आगे कहते हैं कि यार फिर मैंने एक दिन सोचा कि जो चीज़ कुदरत अपने आप करने वाली है, जो चीज़ होने वाली, मरना तो है ही, तो अब ये काम तो उसके भरोसे ही छोड़ दिया जाए, खुद ना मरा जाए। खालिद साहब भी लिखते हैं इसके बारे में कि जॉन साहब कहते थे कि 40 की उम्र में सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्यों नहीं की, तो कह रहे मुझे तो लॉजिक ने बचा लिया। तो आज का यूथ जो है वो उस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, तो उसको सहारा देते हैं जॉन। हाँ। मतलब वो उसकी क्या कहते हैं, अगुवाई करते हुए दिखते हैं। एक बार ये बाले जो है ये कराची तब गए थे, तो उनकी बेटी से बोला कि जाके सरोता लेके आ, लोहे का सरोता वो ढूंढ के लाई कहीं से, बोला मूढ़ा लेके आ, वो मूढ़ा लेके आई, और फिर बोला लिहाफ भी लेके आ, लिहाफ लेके आए, उसको ओढ़ के वैसे बैठ गए जैसे सर्दियों में अमरोहा में बैठते थे, और बाले से बोला बाले अब खींच मेरी तस्वीर। तब क्या होता है कि फिर जो है ना, आप हैं सेटल। अब आप कहते हैं जॉन एलिया तुम्हारी शायरी अच्छी है पर मेरे लिए नहीं है ना, इसको थोड़ा सा मेरे से दूर कर लो, मेरे छोटे भाई की है ना, अब मेरे छोटे भाई के लिए। तो वो कहते हैं जब इंसान थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है तो वो शायरी बहुत मुतासिर करती है। वो शायरी जो कि हमको, और मैं सीधे कहूँ, वो शायरी जो कि हमें मुशायरे में सुनाई गई, जो वीडियो फॉर्म्स में, जो वीडियो फॉर्म्स में मौजूद है। किताब तक चला जाए आदमी तो फिर बात ही क्या है ना, शायद अगर पढ़ ले कोई, जब वो कैद देख ले कि शिकागो में 1886 की क्रांति पर भी नज्म लिखी गई है, फिर तो बात ही क्या है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहे किताबों के जरिए जाएं या वीडियोस के, रील्स के थ्रू जाएं, एक शायर जिससे आप टकराएंगे वो है जॉन साहब। अहमद मुश्ताक यूसुफी ने कहा था कि वो सबको जानी कहते थे सिवाय अपने बीवी के। क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे एक बेनियाज को पढ़ना, वाकई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना। क्या बात, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, जो ही दरवाजा खोला है तेरी खुशबू आई। क्या बात है। जॉन का एक शेर है कि मीरो गालिब को टोकता हूँ मैं, सुन रहो जॉन एलिया हूँ मैं। वाह वाह वाह। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। एक दोस्त के साथ उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में मोहब्बत करने लगा था। एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड सोफिया बना ली थी। तो उनके दोस्त कहते हैं कि वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कि 8 साल की उम्र में, तो वो कहते हैं देखो बालिग होने का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। हमने इस वीडियो में उन सारी चीज़ों पे बात की, उन सारी फिर से लेता हूँ सारे मौजूद पर बात। इंट्रो बना लिया था, आउटरो भूल गया। तो मैं इस दीवार पे चढ़ तो गया था। भाई इसको काटना। उतारे कौन अब दीवार पर। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे शायर को इमेजिन करिए जिसकी रीलें देवदास के साथ भी कटती हैं और थॉमस शेल्बी के साथ भी। हर शायरी सुनने वाला, या फिर मैं कहूँ वो शख्स भी जो ये कहकर बच जाता है कि मैं शायरी वायरी नहीं सुनता, कम से कम जॉन एलिया को तो जानता ही है। मरहूम इरशाद खान सिकंदर कहते हैं कि जॉन आम तौर पर नहीं, ख़ास तौर पर पढ़े जाने वाले शायर हैं। और दिक्कत यही है कि उन्हें आम तौर पर पढ़ा गया, कभी ख़ास तौर पर नहीं पढ़ा गया। जॉन वो शायर हैं जो मुशायरों पर भी छाए रहे। जब किताब शाया हुई तो क्रिटिक्स में भी अपना लोहा मनवाया, और जब इंस्टाग्राम की जनरेशन आई, फेसबुक की जनरेशन आई, सोशल मीडिया की जनरेशन आई, तो तब भी लोगों के दिलों पर हुकूमत की। आज हमने एक डिस्कशन आपके लिए रखा है जिसमें हम बात करेंगे जॉन की ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनसे जुड़े हुए मज़ेदार किस्से सुनेंगे।
मैं आपको जल्दी से अपने पैनल से जो है इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ कुशल भाई हैं, कुशल दोनेरिया, जो कि युवा दिलों की धड़कन है और बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर शायर हैं। और वैसे ही पारुल जी हैं, पारुल जी भी बहुत मशहूर शायरा हैं। सत्यम भाई हैं जो लगभग शायर हैं और हमारे साथ खबरगांव में हैं। मशहूर हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, साथ में काम करते हैं। और कुशल भाई की तरह ही बालमोहन भाई हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और आप सब इन लोगों को जानते हैं। इन सबके साथ मिलकर बढ़िया जॉन की ज़िंदगी को जानेंगे। शुरुआत ही मैं समझ रहा हूँ क्यों ना जॉन के शेरों से ही हो। बढ़िया, आप लोग उनके शेर तो सुनाएंगे ही, गज़लें भी सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक शुरुआत एक छोटी सी नज़्म जो है जॉन की उससे हो। धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंद टीलों पर, सबका रुख है नशे मनों की तरफ, बस्तियों की तरफ बनों की तरफ, अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुँचे। अजनबी शाम मैं कहाँ जाऊँ, दिले नाकाम मैं कहाँ जाऊँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। पारुल जी, आप कोई शेर जॉन का अगर? जॉन साहब की एक गज़ल से जो आमतौर पर इतनी मशहूर नहीं है, उससे कुछ शेर कि सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। जानिए किस कदर बचेगा वो उससे जब हम निकाले जाएंगे। आग से खेलने का शौक अपना, आग से खेलने का शौक अपना, अब तेरे खत जलाए जाएंगे। क्या वाह 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 वाह। ये ठीक है कि गर्दिश हालात के सबब, ये ठीक है कि गर्दिश हालात के सबब, दिल भी मेरा तबाह है, हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। वाह वाह वाह। सत्यम भाई? कभी कभी ना, जैसे मैं सोचता ये था कि जॉन ठीक है, अच्छा शायर है और अच्छी शायरी है, लेकिन बहुत जो उसका सैडिस्टिक बिहेवियर है ना, कभी मेरे तक ना आए ना, दूर से ही पढ़ूं मैं, मुझे अच्छा लगे, मैं उसको अप्रिशिएट कर लूं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं बाइक पे आ रहा था, मैं कभी नहीं सोचा था कि ये शेर मुझ पर कभी खुलेगा, और बाइक पर खुला। वो है कि आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था, जो ही दरवाजा खोला है तेरी खुशबू आई है। क्या हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे, पागल कुछ तो सोचे तूने कैसी शक्ल बनाई है। वाह वाह वाह। भैया आप? मुझे ऐसा लगता है कि जॉन की शायरी, बहुत कम ऐसे शायर होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी और पोइट्री कमोबेश एक जैसी हो जाती है। हाँ। ये चाहे वो प्रेटेंशियस हो, हाँ बिल्कुल, नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जॉन एक ऐसे मुझे शायर लगते हैं जिनकी पर्सनैलिटी के बिना जाने उनकी शायरी पे बात नहीं की जा सकती। जैसे उनके अंदर नरगिसियत थी, ये किसी से छुपी नहीं, उनके शेरों में भी जाहिर होती है। जॉन का एक शेर है कि मीरो गालिब को टोकता हूँ मैं, सुन रहो जॉन एलिया हूँ मैं। वाह वाह वाह। तो जॉन एलिया के अंदर बहुत ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस दिखती हैं, उनके पर्सनैलिटी में भी, उनके बिहेवियर में भी, जो हम आगे बात करेंगे तो पता चलेगा। जॉन के बहुत सारे शेर पसंद है मुझे। एक शेर उनका बहुत अभी याद आ रहा है कि अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते। अच्छा, जो बात सत्यम भाई कर रहे थे ना कि एकदम से शेर जो है वो आपको हिट करता है, रियलाइज करता है, और कई बार होता है हमारे साथ, तो मतलब हम सब क्योंकि शायरी सुनते हैं और मतलब देखते हैं तो हमारे साथ होता है। तो एक शेर जो उनका बहुत मशहूर शेर भी है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो मैं बस ये समझता था कि किसी ने मतलब राइमिंग करने के लिए जॉन साहब ने शायद ये कह दिया हो, क्योंकि कौन ही ये थॉट मैं नहीं सोच पाता था कि कौन आसमान में देखता रहेगा घंटों दिनों तक। तो फिर जब वो 2-3 साल के बाद जब मेरे ऊपर वो मौका आया कि जब मुझे आसमान में देखना पड़ा, तब मुझे लगा कि नहीं, जो शेर होता है उसकी कोई वजह होती है होने की। खैर, उनकी जो शुरुआती, जैसे आपने जिक्र किया, तो उनकी शुरुआती ज़िंदगी भी जो रही, मतलब वो शायर उनके अंदर शुरुआत से ही रहा। 8 साल की उम्र में उनका वो शेर की चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी रुखसार की। तो वो शेर, और फिर बहुत कम उम्र से इमेजिनरी गर्लफ्रेंड उनकी एक सोफिया नाम की थी। मतलब मुझे तो ये थॉट ही अमेज करता है कि एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड होना, कि आप 8 साल 10 साल के हैं और जो आदमी मीर
को अच्छा शायर मानेगा वो तो यही करेगा। हालांकि सत्यम भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो मीर को बहुत बड़ा शायर मानते थे, लेकिन अपना कॉम्पिटिटर वो गालिब को समझते थे। क्योंकि वो कहते थे, जैसे उनकी किताब आई 60 साल की उम्र में शायद पहली किताब, तो लोग अक्सर थ्योरीज देते हैं कि क्यों लेट आई, कैसे लेट आई। उन्होंने अपने दिवाचे में भी लिखा है कि मेरा एक वालिद से वादा था कि मैं उनकी किताब पहले छापूंगा फिर अपनी शाया करूंगा। लेकिन इसकी असल वजह उनके दोस्त जो बताते हैं, कहते हैं कि गालिब ने जैसे अपनी एक किताब छापी दीवाने गालिब, और उसी से वो सबसे बड़ा शायर मान लिया गया। मैं भी ऐसा कुछ इंतखाब अपना छापूं कि मतलब वो हो जाए कि मेरा इसी से नाम हो जाए शायद। तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर में एक ही किताब छापी। तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी गजलें उन्होंने छापी नहीं उससे ज्यादा रद्द की हैं। तो ये उनके अंदर जो एक वही जो रद्द की थी वो बाद में छपी। अच्छा, उनकी शुरुआती जिंदगी है सत्यम थोड़ा। एक दोस्त के साथ उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 8 साल की उम्र में मोहब्बत करने लगा था। एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड सोफिया बना ली थी। तो उनके दोस्त कहते हैं कि वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कि 8 साल की उम्र में, तो वो कहते हैं देखो बालिग होने का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, मैं एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि जॉन की पर्सनैलिटी को जितना मैंने समझा, मैंने उनकी कोई बायोग्राफी नहीं पढ़ी या कुछ उनके जो इंटरव्यूज मैसर हैं या उन पे जो गुफ्तगू हुई है, आर्टिकल सब हैं, उनकी बिना पर एक बात मुझे समझ में आई कि मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी रहा, तो उसमें एक थ्योरी है सत्यम भाई सिगमंड फ्रॉइड की, जो ईड और सुपर ईगो की बात करता है। कहते हैं जब आदमी पैदा होता है तो बिल्कुल जानवरों की तरह होता है, प्राइमल इंस्टिंक्ट होते हैं उसके अंदर, फ्री विल होता है, वो किसी रेस्ट्रिक्शंस को नहीं जान रहा होता है, नहीं मान रहा होता है। लेकिन अगर सब ऐसे जीने लग जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो एक सुपर ईगो नाम की चीज होती है जो समाज थोप देता है कि आपको नहीं कपड़े पहनने हैं, आपको किसी से मिलना है तो मतलब पोलाइटनेस एक अच्छा ट्रेट है, ट्रैफिक लाइट हो तो रुक जाना है, रिश्ते हैं तो अपने बच्चों की आपको जिम्मेदारी लेनी, ये सब नियम बना दिए जाते हैं। तो इसको हमारी उर्दू शायरी में 2 बाइनरीज में देखा गया, एक जंगल दश्त और एक होता है शहर। तो कुछ लोग पूरे शहर के हो जाते हैं, जैसे जो नौकरी करते हैं कॉर्पोरेट में 9 to 5 कर रहे हैं, बीवी बच्चे हैं और सारी पॉलिसीज हैं सब फॉलो कर रहे हैं, तो पूरे शहर के हो जाते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल जंगल के हो जाते हैं, यानी कि जो जिनको परवाह नहीं होती, या तो क्रिमिनल हो जाते हैं या सड़क पर नंगे घूमते हैं, फकीर हो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। अब मसला किन के लिए होता है, जो इसके दरमियान ट्रैवल कर रहे होते हैं, कि वो चाहते हैं कि शहर भी पकड़े रखें, थोड़ा सा एसी में भी रहें और खाक भी उड़ाएं। तो ना जॉन एलिया की जो मैं पर्सनैलिटी देखता हूँ, तो वो इन दोनों के दरमियान में फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी है। अहमद जावेद उनके बारे में कहते हैं कि वो आग के फर्श पे मोम का एक पुतला बनाना चाहते थे। क्या बात है। तो उनकी पूरी जिंदगी इसी का इस्तियारा है। वो मैं 2 शेरों से बात वाज़े अपनी कर दूं। एक जगह वो कहते हैं कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें। क्या बात है। और एक शेर जो मैंने अभी सुनाया, वो देखिएगा कि एक कभी वो शहर के हो जाते थे, कभी वो दश्त के हो जाते थे, लेकिन फकीर होने के लिए भी, कूल होने के जो सो कॉल्ड कूल स्टेटस है, उसके लिए भी आपको कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में किताब पढ़ना बहुत कूल है, सैड रहना बहुत कूल है, लेकिन उसके लिए आपको रिटेंशन भी होनी चाहिए, आपका अटेंशन स्पैन भी उतना बड़ा होना चाहिए। तो बस का नहीं है, आप दिखना तो चाहते हैं। तो जॉन एलिया के अंदर वो मुझे दिखता है कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और वो शेर कहते हैं कि अब जो रिश्तों में बंधा हूं तो खुला है मुझ पर, कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते। तो एक शहरी मिजाज भी उनके अंदर दिखता है। तो ये उनकी पूरी शायरी में, उनकी पूरी जीवन में ये बात हमें देखने को मिलती है। एक बैकग्राउंड की हमने बात कर ली थी, उनका ग्रीक, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी उन सब में था, लेकिन कॉलेज के टाइम तक भी जॉन का पढ़ने में जी लगता नहीं था। ये उनकी भांजी बताती हैं कि उनकी अम्मी और उनकी बहन जो थी उनसे काफ़ी लड़ा करती थी। वो निकलते थे, वही नदी बाजार में घूमकर वो वापस आ जाते थे। उनको बहुत बोला गया, उनके कॉलेजेस भी चेंज कराए। फिर कॉलेज में तब वो पहुँचे, 1-2 साल तक जो भी किया उन्होंने किया। उसमें फिर जाने के बाद तब उनकी अम्मी ने उसे ढंग से फटकार लगाई, तब जाकर वो ऐसे किताबों में घुसे कि फिर वो निकले ही नहीं। उनका जी नहीं लगता था पहले। हाँ, मैं दरअसल ना उस कैफियत तक जाना चाहता हूँ जो जॉन की उनके आखिरी दिनों में रही, कि उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। वो जो हम जिस जॉन को जानते हैं कि वो एक सैडिस्टिक जॉन है, जो बहुत मतलब टूटा हुआ है, जिसको जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कैफियत बनना शुरू कैसे हुई। हाँ, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, तो वो महज 16-17 साल के रहे होंगे। तो उसी वक्त ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान चली गई थी, वो नहीं जा पाए थे तब। तो वो पहली मोहब्बत खोने का गम जो है जॉन एलिया को हम सभी की तरह
पहली मोहब्बत बहुत स्पेशल होती है, हाँ, बहुत बहुत अहम ज़्यादा। होती है, क्योंकि आप पहला तजर्बा करते हैं, किसी दूसरे इंसान को अपने जिस्म के करीब पाते हैं। तो वो तजर्बा जो है जॉन एलिया की ज़िंदगी पर बहुत भारी रहा, और तमाम ज़िंदगी उन्होंने उस पहली मोहब्बत को याद किया। मोहब्बत की कमी उन्हें बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में आती रही। जैसे वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते भी थे कि यार उनसे जब दोस्त फरमाइश करते थे कि जॉन साहब कोई नई गज़ल सुनाइए, तो कहते थे कि क्या कुर्सी मेज़ पे नई गज़ल कहूँ, कोई लौंडिया लाओ इश्क करूँ, मेरा दिल तोड़े तभी तो मैं इश्क करूँगा। और ये मजाक में कहते थे, लेकिन उनकी शिद्दत इतनी थी कि मैं एक किस्सा सुनाऊँ अगर। हाँ बिल्कुल। तो किस्से में ये था कि उन्होंने कहा अपने दोस्त से कि खालिद साहब से कि यार खालिद, एक लड़की जो है वो मेरे इश्क में मुब्तला हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, तो बात आगे कैसी बढ़ाई जाए। तो उन्होंने कहा था कि कैसे पता कि आपको इश्क में मुब्तला है। कह रहा वो शायरी करती है, मेरी शायरी पसंद करती है, और उसने कहा है कि एक दिन मेरे घर आप नाश्ते पे आइए और मैं रात को आपको घर पहुंचा दूंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तो कह रहे हैं कि उनके दोस्त ने कहा कि लेकिन ये वो तो एहतराम में भी कर सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये तय हुआ। जॉन एलिया ने कहा नहीं नहीं, वो तेरे भाई की फैन है, वो एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान बनाया। अब देखिए ये उनकी एज हो चुकी थी 50-60s, और ये बातें ऐसी कर रहे हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि एक खत लिखता हूँ, नहीं ये गजल लिखता हूँ मैं उस लड़की के नाम से, कि वो उसके नाम से हम छपवा देंगे अखबार में, और जब अगले दिन उसको कॉल आएगी कि यार क्या शानदार गजल कही है तुमने, तो उसका पहला शक मुझ पे ही जाएगा। तो वो इसी बहाने वो मुझसे मिलने आएगी, बात करेगी। तो जो उसका मतलब कुछ ऐसे था कि मुझसे मेरी जिंदगी उकता गई, उस लड़की की तरफ से उन्होंने लिखा, मुझसे मेरी जिंदगी उकता गई, तुम गजाला आ गई, मैं आ गई। तो ये खत उन्होंने बकायदा भेज दिया छपने के लिए। तो वो जब एडिटर के पास पहुंची तो पूरा वाकया जाहिर हुआ कि उनका जो दोस्त लेके गया था वो खत, कि ये जॉन साहब ने भेजा, इस लड़की के नाम से छापना है, पूरा मुद्दा है। तो उस एडिटर ने कहा जॉन साहब ऐसी हरकतें करने लग गए, ये गजल तो नहीं छापूंगा। तो इस बात पे वो लड़े कि यार तुम मोहब्बत के जो मेरे मौके हैं वो भी तुम गायब कर देते हो। तो ये मोहब्बत जो उनकी कमी जिंदगी भर रही, तो वो बहुत याद किया उन्होंने, अपने शेरों में भी याद किया, और तमाम जिंदगी वो उससे परेशान रहे। उनके पिता जो थे, मतलब वहाँ तो इल्म का गंगा बहती थी उनके घर में, और बाद में जो अपने आखिरी वक्त में जब वो इस तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि यार अगर वो चीज़ें मेरे घर में ना हो रही होती, मैं किताबों के बीच ना रहे, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जो कुछ है वो इल्म है, जो कुछ है वो किताबें हैं, अगर उस तरफ मैं नहीं गया होता तो आज मैं एक खुश, अच्छा और तबीयत पसंद, मतलब बढ़िया आदमी रहा होता। मेरे पिता का हो गया होता, शहर का हो गया होता, मैं परेशान नहीं होता, मेरा जो लहू है वो आंखों से टपकता है। अच्छा, उन चीज़ों ने मुझे परेशान बचपन में कर भी दिया। अपने वालिद से शिकायत करते थे अक्सर। एक उन्होंने बहुत बचपने में एक नज्म कही थी, उसके 2 मिसरे मुझे याद आते हैं कि ज़बानो ज़हन का बकिया ज़दा ज़दा जामा। उनके वालिद हमेशा किताबों में लगे रहते थे और घर में कुछ खाने को था नहीं, तो उन्होंने कहा कि ज़बानो ज़हन का बकिया ज़दा ज़दा जामा, फटी हुई है दुलाई बने हैं अल्लामा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बचपन में जिस चीज़ की आपको कमी मिलती है, आपको अगर खाना ना मिले तो जब मिलता है तो आप बहुत जानवरों की तरह, वहशियों की तरह खाते हैं। तो वो हर चीज को पकड़ के एक रखना चाहते थे, क्योंकि बचपन से उनके हाथ में कुछ आया नहीं सिवाय इल्म के। जो ऐसी चीज फिजिकल एक कोई चीज नहीं उनके दरमियान आई थी जो उसको होल्ड कर सके पूरी जिंदगी भर के लिए। तो वो जो भी उनके जिंदगी में आता था वो शिद्दत पसंद इतने थे कि हर चीज को पकड़ के रखना चाहते थे। उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, खेलना चाहता था, लेकिन इस वजह से नहीं खेलता था कि मैं मेरे जैसा ज़हीन आदमी इनसे हारेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसी चीज मैं आगे बताता हूँ कि वो उसको मतलब एक शराब की तरह भी ट्रीट करते हैं। और आगे वो इस चीज को बताते भी हैं कि मैंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। कई बार मुझे मन किया कि मैं नींद की 1 गोली की जगह 2 गोली खा लूं, 10 गोली खा लूं, लेकिन हर बार मैं रुक गया। और उस रुकने के पीछे, खुदकुशी ना करने के पीछे जो वजह थी वो उनके दोस्त थे, और इसके अलावा वो फिलॉसफी थी जो उन्होंने पढ़ी। आगे वो कहते हैं, इसी बात में आगे कहते हैं कि यार फिर मैंने एक दिन सोचा कि जो चीज कुदरत अपने आप करने वाली है, जो चीज होने वाली, मरना तो है ही, तो अब ये काम तो उसके भरोसे ही छोड़ दिया जाए, खुद ना मरा। खालिद साहब भी लिखते हैं इसके बारे में कि जॉन साहब कहते थे कि 40 की उम्र में सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्यों नहीं की, तो कह रहे मुझे तो लॉजिक ने बचा लिया। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ।
नहीं, उनकी दो ख्वाहिशें थी भी। हाँ। उनको वो खुद ही कहते हैं कि एक ही ख्वाहिश मेरी है कि मैं कम उम्र में दुनिया छोड़ जाऊं, और दूसरा मैं खून थूकने लगूं। हाँ एक तो पूरी नहीं हो सकी, दूसरी पर जरूर पूरी हुई, बाद में तब उन्हें टीबी हो गई। हाँ, नहीं खून थूकना तो जिस तरह से अच्छा, ऐसे इश्तिहारे भी लाना शायरी में तो वो काफका के टाइम से ही है ना, वो तो पुराने इस्तेमाल। पुराने इश्तिहारे हैं ये। मगर खून जैसे थूकना या इश्तिहारा तो पुराना है, मगर जैसे आज भी जब, क्योंकि हम कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं जब उर्दू शायरी में, तो हम ये जानते हैं कि मतलब 100 लोगों की आंखें हैं जो ये कहने के लिए तैयार हैं, यार ये क्या यूज़ कर दिया, यार ऐसे क्यों कह दिया। तो उस टाइम, और इतने बड़े नाम को ऐसे शेर कहना, तो उस टाइम भी वो रुका, मतलब खैर उन्हें वो फर्क ना पड़ता हो उन रोकने वालों का, लेकिन वो हिम्मत करना कि ऐसे इश्तिहारे इस्तेमाल करें। और वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैफियत की, मैं जो चाहूँगा वैसे शेर कहूँगा, ये मतलब उसमें तो मुझे लगता है कि ये कभी सोचने वाली बात थी नहीं कि मुझे कोई रोक देगा कुछ कहने से। जॉनी लियो कौन रोक सकता है ना, वो पूरा थॉट था ना कि मैं जो कहना चाहूंगा वो तो कहूंगा ही। और हाँ। कहा भी खून थूकने पर क्या, और सीधा सीधा कहा, मतलब ये हाँ। हम ये कह रहे हैं कि स्टेज पर बैठकर बाल नोच लेना और अपना सर पीट लेना, ये ठीक है, ज़हनी बीमारी हो सकती है, लेकिन ये थिएट्रिक्स था, इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं होनी चाहिए। वो अटेंशन की ख्वाहिश जो उनके अंदर, की ख्वाहिश जो थी ना कि मैं हूं तो मैं दिखूं, हाँ। मैं नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ एक जॉन एलिया भी आए थे। बात मुशायरे के बाद ये कि यार जॉन एलिया आया, वो कौन शायर था, कब लिया है, सिगरेट जलाओ, डॉक्टर यहाँ बैठे हो, मेरा इलाज तो करो यार, ये सारी बातें बोल देना, ये सारी बातें अहमद फराज नहीं बोल सकते थे, ये सारी बातें फैज अहमद फैज, जोशमली आबादी या उनके जॉन के इतने कंटेम्प्रेरीज है, किसी ने नहीं बोली ना। तो वो ये है कि वो पूरा अपने दिमाग में वो चीज थी कि मैं अगर हूं तो मैं छा जाऊं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बहुत। तो मैं जब रहूं, और तो फिर उसमें क्या है, तो सीधा उन्होंने एतराफ किया इस बात का कि मैं हुनरमंदे रंग हूं, मैंने खून थूका है, दाद पाई है, या इलिया जॉन खून थूक चुके, आप उस खून से वुजू कीजिए, या खून ही थूक रहा हूं मैं बिछड़ कर उससे, रंग ही माले ज़बां है, तना ना हो या हो। अच्छा, इसको नॉर्मलाइज किया कि तुम खून थूकती हो, ये सुनकर खुशी हुई। इस रंग की सदा में भी पुरकार ही रहो। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जॉन एलिया बहुत इंटेलेक्चुअल थे माइंड के। इंटेलेक्चुअल मैं उसको कहता हूँ जो हमेशा आइडिया से ऑब्सेस्ड रहे, हमेशा उसके जहन में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहे, तो उनके दिमाग में चलता था, और इसी से फ्रस्ट्रेशन भी जन्मती है। इंटेलिजेंस ही वजह होती है कई बार डिप्रेशन की। तो उनके अंदर ये पहलू तो था, और दूसरा पहलू ये था कि बहुत अच्छे शायर भी थे। इससे भी उनकी पर्सनैलिटी पे हम कितनी भी बात कर लें तो ये नहीं बात छुप सकती है। और अच्छा शायर मेरी नज़र में, क्योंकि मैं भी शायरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायरी मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह की होती हैं। एक तो ये हो गया कि आप अपने टाइम के हीरो को सिंबलाइज करें अपनी पोइट्री में। तो जैसे कुछ आज के डेट में भी जो शायरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में लोग, वो उनका हीरो अभी भी 1980s की फिल्मों वाला है, ऐसे जो अच्छा आदमी है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, वो हमेशा भला सोचता है, अपने रिश्तों भी बचा के चलता है, नौकरी में भी एक्सेल करता है और गुंडों को भी मारता है। असल में आदमी ऐसा नहीं होता है। असल का आदमी थोड़ा सा चालबाज भी होता है, थोड़ा सा झूठा भी, मक्कार भी होता है। हाँ, तो जो भी अच्छे शायर आप उठा के देखेंगे उर्दू अदब में, तो वो इसी तरह के कैरेक्टर को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं अच्छा आदमी हूँ, वो हमेशा अपनी खामियां बताने के लिए तैयार है। और तो शायद यही रीजन है कि लोग रिलेट भी कर पाते हैं। अच्छा, हम लोग इसी बात दरमियाना लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। कौन उस वक्त पे ऐसा शेयर कर, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है मुझसे चलते हैं। या हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं, क्या अच्छा शेर, मत करो बहस, हार जाओ, हुस्न इतनी बड़ी दलील। तो यही मतलब मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा था कि जैसे जो जनरेशन जिस पर इल्ज़ाम लगता है कि आपने जॉन को बहुत ज़्यादा फेमस किया या फिर हद से ज़्यादा फेमस किया, तो उस जनरेशन के पास अवेलेबल तो जॉन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। जॉन की जितनी वीडियोस उसके पास थी, शायद उससे ज़्यादा वीडियोस बाकी शायरों की रही हों जो उनके कंटेम्प्रेरी हैं। और तो मगर क्यों जॉन ही उनको पसंद आए, क्यों जॉन ही उनके दिलों तक पहुँचे, क्यों जॉन से ही वो रिलेट कर पाए। इसके पीछे मुझे लगता है जो बात आपने कही ना, यही कि एक वो अपने ही दौर का जो उनको वो मिलता है कि सच्चाई, जो जहाँ पे जो नायक है वो कोई आइडियलिस्ट नहीं है, वो कोई आदर्शवाद का वो नहीं है। मैंने वो कहा ना कि एक आदमी जो शहर में रहता है, उसको अगर शदीद ख्वाहिश हो जाए कि मुझे दश्त में खाक उड़ानी है, ठीक है, तो आजकल के डेट में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास
अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, आप कुछ भी एक चीज करना चाहें, पढ़ाई करना चाहें, तो आपके पास हजारों ऑप्शन आ जाते हैं कि ये पढ़ेंगे, कि ये पढ़ेंगे, कि ये पढ़ेंगे। तो वो चॉइसेस ने हमें यूनिक नहीं रहने दिया। मतलब कि सिमिलर एक्सपीरियंसेस आपको हर जगह दिखते हैं। अमेरिका का आदमी जो मीम बनाता है उससे हम रिलेट करते हैं, तो हमें यूनिक दिखने की ख्वाहिश आती है कि यार मैं खाक उड़ाने लग जाऊं क्या, मैं शॉल लपेट के जश्न रेख्ता में कुछ तो ऐसा कर दूं तो आज का यूथ जो है वो उस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, तो उसको सहारा देते हैं जॉन। मतलब वो उसकी क्या कहते हैं अगुवाई करते हुए दिखते हैं कि खून भी थूकते हैं और बाल भी झटकते हैं और दुनिया की परवाह भी नहीं करते हैं और रिश्तों की कद्र भी नहीं करते हैं। ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे अंदर का आदमी हो, जो एकदम हमारी बात कह दे। हम जो कहने में डर रहे हैं वो ये ना कहने में सोचे कि मेरी महबूबा झूठी है, मेरा इश्क झूठा है, मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारा जिस्म की चाहत है। तो ये सब जबान उनको सिर्फ वो दे रहे थे, वो भी किस जबान में जो बहुत सहले मुमतना जिसे कहा जाता है, एकदम आसान जबान है, जो बातचीत की जबान है बज़ाहिर, जो उनके मुशायरों की वीडियोस हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉन एक हीरो बन चुके हैं हमारे टाइम के। फरहत साहब ने मुझे बोली थी एक बात, फरहत साहब ने कहा कि देखिए ऐसा होता है कि जब वो दौर है कि लोग कॉलेज में हैं, लड़का लड़की दोनों कॉलेज में आए, छोटे शहरों से बड़े शहरों तक घुसे, अब यह है नाकाम ही हैं, आप बेरोजगार हैं, आप हो सकता है किसी से प्यार करते थे, उससे आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपको प्यार नहीं मिला, तो आपको जॉन एलिया बड़ा ना अट्रैक्ट करता है कि आप ये आदमी है, ये हमारी तरह बात कर रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी वैसे शायरी पढ़ें, रात रात भर जागते रहें, मजा आ जाए, खून थूकने की बातें करने लगे, जवानी की मौत को बड़ी अच्छी मौत समझने लगे कि यार मैं भी मर जाऊं, मैं भी क्यों नहीं पागल हो जाता, मैं भी किसी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के लिए क्यों नहीं लिखने लग जाता। तो वो सब बहुत चीजें हमको मुतासिर करती हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बदलता है और धीरे धीरे चीज़ें सेटल होने लगती हैं। आपने पढ़ाई पूरी कर ली, एक अच्छी नौकरी मिल गई, एक अच्छी नौकरी भी मिली, आपने हो सकता है गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रही, गाड़ी खरीद ली, एक बड़े घर में रहते हैं, आपने एक पियानो खरीद लिया, बजाने लगे, एक लड़की है जो आपसे प्यार करती है या एक लड़का आपसे प्यार करता है। तब क्या होता है कि फिर जो है ना आप हैं सेटल। अब आप कहते हैं जॉन एलिया तुम्हारी शायरी अच्छी है पर मेरे लिए नहीं है ना, इसको थोड़ा सा मेरे से दूर कर लो, मेरे छोटे भाई के है ना, अब मेरे छोटे भाई के लिए। तो वो कहते हैं जब इंसान थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है तो वो शायरी बहुत मुतासिर करती है। वो शायरी जो कि हमको, और मैं सीधे कहूँ, वो शायरी जो कि हमें मुशायरे में सुनाई गई, जो वीडियो फॉर्म्स में मौजूद है। किताब तक चला जाए आदमी तो फिर बात ही क्या है ना, शायद अगर पढ़ ले कोई, जब वो कैद देख ले कि शिकागो में 1886 की क्रांति पर भी नज्म लिखी गई है, तो फिर तो बात ही क्या है। और जॉन एलिया ने जो माइग्रेशन के ऊपर गजल कही कि हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा माइग्रेशन पे कुछ भी कहा गया है। लोगों ने अपनी किताबें ही छपा दी माइग्रेशन पे, लेकिन ऐसी गजल नहीं कह पाए। अहमद मुश्ताक यूसुफी ने कहा था कि वो सबको जानी कहते थे सिवाय अपने बीवी के। वो इतने शिद्दत पसंद आदमी थे कि जैसा होता है ना कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो था उनमें कि अटेंशन की। शारिक साहब का एक शेर है कि शारिक कैसी का कि तवज्जो के लिए तरसा हूँ इतना कि एक इल्जाम पर खुश हो रहा हूँ। क्या बात तो वो मुझे लगता है कि जॉन की पूरी जिंदगी यही है। तो एक बार उनकी जो माशूक थी, वो मजाज का दौर था, मजाज से बहुत इश्क करने लग गई थी कि रोज मजाज की शायरी पढ़ती थी। तो उन्होंने छोड़ा नहीं जॉन एलिया ने एक नज्म कही थी अपने माशूक से मुखातिब होकर, वो नज्म मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फारिहा क्या बहुत जरूरी है हर किसी शेर साज को पढ़ना, क्या मेरी शायरी में कम है गुदाज, क्या किसी दिल गुदाज को पढ़ना, यानी मेरे सिवा भी और किसी शायरे दिल नवाज को पढ़ना, क्या किसी और की हो तुम महबूब, क्यों किसी फन तराज को पढ़ना, यानी खुद अपने ही करिश्मों की दास्ताने दराज को पढ़ना, ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं अपनी रुदादे राज को पढ़ना, क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे एक बेनियाज को पढ़ना, वाकई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना, क्या बात, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। जॉन एलिया की तारीफ में जितने जुमले कहे गए जॉन एलिया ने शेफ्ता नाम था गालिब के शागिर्द का, तो शेर है जॉन का कि नहीं इमला दुरुस्त गालिब का, शेफ्ता को बता चुका हूँ। पारुल कोई किस्सा, कोई गजल? मैंने बताया था आपको, कल मेरी हुमा जी से बात हुई। हुमा रिजवी उनकी भांजी हैं। अच्छा। कल मेरी उनसे बात, उन्होंने एक किस्सा बताया छोटा सा। वो 12-13 साल की रही होंगी, तो वो अपने मामा से मिलने गई उनके घर। तो उन्होंने जाकर देखा उनके कमरे में किताबें बिखरी पड़ी हैं, मेज कुर्सी पर धूल जमी हुई है बहुत ज्यादा,
मामा घर पे थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं कमरे को साफ कर देती हूँ, सब सही कर देती हूँ, तो मामा खुश हो जाएंगे। उन्होंने वही किया। वापस तब मामा आते उन्होंने अपना तब कमरा देखा, वो चीखने चिल्लाने लगे, अपनी बहन से शिकायत करने लगे कि ये तुम्हारी लड़की ने क्या कर दिया। तो उन्होंने बोला मामा ऐसा भी क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने धूल पे अपनी गजलें लिखी हुई थी, तुमने सब साफ कर दी। क्या बात, वाह। ये जॉन थे, वो अपनी वो जो धूल जमाई हुई थी उन्होंने, वो एक सैडिस्टिक इमेज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। जॉन साहब खुद वो शेर कहते हैं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है, उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, वाह फकत कमरों में टहला क्यों करें हम। क्या अब ये जो शेर है ना, ये उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीजें, ये मॉडर्न डिप्रेशन है। पहले का आदमी डिप्रेस्ड होता था तो ये शायद ना करता हो, क्योंकि उसके पास एक कमरा मैसर, वो जो भी है वो पहले एक्सेप्टेंस भी इतना नहीं था। हाँ, तो उसके बाद चाकू होता था मारते। वो भी जॉन एलियन ने वो भी कहा रेल है की कि पटरी यादें हैं या बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ में, मैं तो एक जहन्नम हूँ, क्यों रहता है तू मुझ में। क्या बात है। नया शायर आता है, मुझे नहीं लगता वो जॉन एलिया के अलावा कुछ पढ़ता है। ठीक है, ये वो बहुत शायर मिलेंगे आपको जॉन एलिया के अलावा उन्होंने कुछ पढ़ा ही, सुनता ही है, हाँ सुनता ही है। तो वो रिलेटिबिलिटी का जो एक चीज है कि वो रिलेट किससे कर पाता है। कहीं अगर कोई शायर कुछ कह दे कि यार ये तो मेरे दिल की बात है, वहां से वो सुनने वाले पे भी आ जाता है। फिर जो लिखने वाला कोशिश करता है वो यही करता है कि तब मैं कुछ कहूँ, अगर मैं कोई शेर कह रही हूँ तो सामने वाले को ये लगे ये तो मेरी जिंदगी पे कह दिया, ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो वो जो चीज थी वो शायद जॉन ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी, ऐसा मुझे लगता है। और आज के शायर भी यही कोशिश करते हैं, आप हम सब भी यही कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहे किताबों के जरिए जाएं या वीडियोस के रील्स के थ्रू जाएं, एक शायर जिससे आप टकराएंगे वो है जॉन साहब। एक वीडियो में सुन रहा था कि जॉन साहब उस पत्थर की तरह हैं जिन या तो वो आपकी राह को रोक देगा, आप वहां खड़े हो जाएंगे, या फिर आपको उन्हें उठाकर साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आसान भी है ना, मतलब ये जब कहा जाता है कि बहुत सहले मुमतना की जब हम बात करते हैं, शायरी कैफी हमेशा कहते हैं क्योंकि उनकी जो शायरी है सहले मुमतना है, लेकिन आसान तो वही लिख सकता है, इसको पता है कि मुश्किल क्या होता है। मुश्किल क्या आसान लिखना ज्यादा मुश्किल है, मतलब ये शेर लिखना, आसान लिखना बहुत मुश्किल। छोटा सा शेर है जॉन का, आज मैं खुद से हो गया मायूस, तो अच्छी गजल है। जुज गुमा और था ही क्या मेरा, एक फकत मेरा नाम था मेरा, आज मुझको बहुत बुरा कहकर आपने नाम तो लिया मेरा, क्या बात है। आज मैं खुद से हो गया मायूस, आज एक यार मर गया मेरा, क्या बात है, क्या बात। आज मैं खुद से हो गया मायूस। यार मतलब ये कितनी तरीके से खुल रहा है शेर यार, और है क्या कुछ बिल्कुल ऐसे ही। 8 शब्द हैं, कोई ऐसा शब्द नहीं जिसके लिए आपको स्टार लगाने की जरूरत पड़ रही हो। और जॉन साहब तो खुद कहते हैं कि हमको मुश्किल चीजों का, आसान चीजों का हामी तभी होना चाहिए जब हमें मुश्किल चीजें आती हो। वही अगर तो उनका दुनिया भर का काम मुश्किल है, और जो सहल काम है वो तो बहुत कम है। जो आप वो अपने आप को ट्रांसलेटर मानते थे यार, वो कई जबानों से उन्होंने तर्जुमे किए, और उसमें जब उनको जबान नहीं आएगी तो पॉलिटिक्स की बात होती है ना, जब आप रिलीजन पर सवाल उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। आप वही इंसान कह सकता है ना जिसने किताबें पढ़ी हो कि ऐ खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में, आसमानों में है खुदा तन्हा और हर आदमी से खतरा है। क्या बात है। जिसने पढ़ा है वही लिख सकता है। आप ठीक थोड़ी ना कोई बगैर जाने धर्म को कह देगा कि नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, क्यों है आप? तो जॉन बताएगा मैं इसलिए। एक और शेर मुझे याद आया कि करबे तन्हाई है वो शय कि खुदा आदमी को पुकार उठता है। हाय हाय हाय, खुदा के सब और फिर क्या है, बीच में आने वाले तो बस बिन कारण हलकान हुए, सैयद जी था सारा खेल तुम्हारा और बिरहमन का। क्या बात है, क्या बात है। जबान से मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं नजर इकबाल भैया के साथ था, तो उन्होंने एक किस्सा बड़ा सुंदर सुनाया। उन्होंने बताया कि वो उनकी ना काफी वक्त तक पोस्टिंग अमरोहा में ही रही। अच्छा। और वहां पे एक बाले साहब थे जो जिनसे गुफ्तगू लगातार होती रही। तो अजहर भैया कहते हैं कि बाले साहब एक बार कराची गए, वहां जॉन साहब से मिलने के लिए पहुंचे, और वहां पहुंचे तो बड़ा खुश हुए, उदास भी हुए, खुश भी हुए, और खूब अच्छे से गले मिले, आओ भगत की। उसके बाद बैठे और बात चली, तो उन्होंने कहा अमरोहा में क्या चल रहा है, कि वहाँ तो सब बढ़िया है, ये है सब है। तो उन्होंने कहा कि अरे शिया सुन्नी का दंगा हुआ था कुछ वक्त पहले, क्या रहा उसका कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि दंगा तो हो गया था किसी बात के पीछे और इस तरह से, लेकिन एक वाकया ये हुआ कि जब आपके घर की तरफ, उनका लक्कड़ मोहल्ले में उनका घर था, अजहर भैया बताते हैं। और अब क्या है कि उनके जो भाई थे, डायरेक्टर जो थे कमाल अमरोवी, उनको चंदन कहते थे, तो उनके घर का नाम अब चंदन घर पड़ गया है, जॉन साहब जहाँ रहा। तो वो जो हुजूम था वो लक्कड़ मोहल्ले की तरफ आ रहा था इन दंगों के दरमियान।
वहां पे किसी शख्स ने वो एक पत्थर अद्दा उठाया और अद्दा फेंक के मारा। तो वहां पे फला एक आदमी खड़ा था, उसके सर पे लग गई और हुसैन मान लो या हसन मान लो, हसन के सर पे वो अद्दा लगा और उसके बाद खून बहा और बाद में वो उसकी जो है डेथ हो गई। तो जॉन साहब ये सुनकर बहुत रोए, चुप ना रहे। अब वो उनको सीने से लगाए, कहें कि कोई बात नहीं, हो सकता है खुदा ने उतनी जिंदगी दी हो, सबके वक्त होता है, ये सब होता है, आप चुप हो जाएं, उसके घर पे सब ठीक है, परेशान ना हो, लोग हैं कमाने खाने वाले, सब ठीक है। बहुत देर बाद जब वो चुप हुए जॉन साहब, तो कहते हैं कि यार मियाँ, अद्दा लफ्ज जो है बड़े दिनों बाद सुना मैंने। अच्छा ऐसी यार बाले, ये अद्दा लफ्ज बड़े दिन में, यहाँ तो सब शराब को कोई अद्दा कहता ही नहीं है। एक बार ये बाले जो है ये कराची तब गए थे, तो एक बार अमरोहा से वहां जाने के बाद भी काफी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने वो किसी दादा सैयद ऐसे करके कुछ नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके घर पे गए थे। तो उनकी बेटी से बोला कि जाके सरोता लेके आ, नट क्रैकर जो होता है वो लेके आ, लोहे का सरोता। वो ढूंढ के लाई कहीं से, बोला मूढ़ा लेके आ, वो मूढ़ा लेके आई, एक झाली होती है ठीक है, वो लेके आई, और फिर बोला लिहाफ भी लेके आ, लिहाफ लेके आए, उसको ओढ़ के वैसे बैठ गए जैसे सर्दियों में अमरोहा में बैठते थे। और बाले से बोला, बाले अब खींच मेरी तस्वीर। क्या बात है। क्या बात। अच्छा ऐसे एक उनके राहत इंदौरी के बेटे हैं सतलज राहत, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक उन्होंने किस्सा सुनाया कि उन दिनों मतलब राहत इंदौरी साहब पाकिस्तान मुशायरा पढ़ने गए हुए थे और जॉन साहब यहाँ थे दिल्ली में, लाल किले के मुशायरे के लिए आए हुए थे। तो वो राहत साहब जब आए लाल किले के मुशायरे के लिए पाकिस्तान से होकर, तो जॉन साहब कहते हैं कि जॉन साहब उन्हें देख के रोने लगे फूट के, तो और बहुत रोए। तो कहते हैं कि क्या, जो राहत साहब ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? कहते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि तुम्हारा वहाँ ध्यान किसने रखा होगा जब मैं यहाँ था। एक उनके दोस्त बताते हैं कि शराब पर बैठे हुए थे, तो अचानक से पूछते हैं वक्त क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि 2 बज गए। कि जानी दिन के कि रात के? उन्होंने कहा कि रात के। तो हम बैठे कितने बजे थे? कि जॉन साहब 10 बजे बैठे थे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 6 बजे बैठे होते तो 10 बज रहे होते। तो कहते हैं, बात समझ आई, अगर हम 6 बजे बैठे होते तो 10 बज गए। जो हमने बात किया टेंशन बहुत पसंद करते थे वो, और इसमें जरा से भी कमी आती थी तो बड़े मायूस हो जाते थे। एक बार एक वाकया है कि उबैदुल्लाह अलीम इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। रोज की बातचीत थी और रोज का उनको लगता था कि मैं इसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो जब उबैदुल्लाह अलीम की डेथ हुई तो ये पहुंचे, तमाम शायर पहुंचे वहाँ पर। जॉन इलिया रो रहे थे बेचारे और सबका अटेंशन खींचने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वहाँ नसीर तुराबी भी आए जो बहुत मशहूर हैं, तो वो भी आए वहाँ पर और उन्होंने रोना शुरू किया और सब उनको चुप कराने लग गए कि यार नसीर भाई मत रोइए, कोई बात नहीं, अब हौसला रखिए। जॉन एलिया को इस बात से तकलीफ हुई कि ये ज्यादा रो गया। तो उन्होंने वापस जाते हुए कहा कि साला नसीर बाजी मार गया। एक बार अमेरिका के मुशायरे में, अमेरिका में मुशायरे हो रहे होंगे तो वहाँ जा रहे होंगे, तो वहाँ एयरपोर्ट पे बैठे थे। तो वो एक जनाना लिबास, कुछ कोट जैसा पहने थे, चश्मा लगाए थे, बड़े बड़े बाल थे। तो उनके साथ जो उनके दोस्त थे, उनको सिक्योरिटी वाले ने, जो वहाँ खड़े होंगे, उन्होंने इशारा करके बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कैसे, तफ्तीश की। फिर कहते हैं इज शी योर वाइफ? तो ये जॉन साहब ये गुस्सा वापस कराची आके सुनाते थे। वो तो मुश्ताक अहमद ने भी लिखी। पहली बार पढ़कर लगा कि इसे एंग्लो इंडियन औरत की शायरी है। पाकिस्तान के बारे में जुमला था कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, अलीगढ़ के लौंडों की शरारत। अच्छा, इसकी वजह भी थी, जो बार बार हिंदुस्तान और अमरोहा को याद करते थे, क्योंकि जब वो यहाँ से गए पाकिस्तान तो जाना ही नहीं चाहते तो उनकी एज 28 साल थी। और 28 साल तक आदमी अपने सारे पहले तजर्बे कर लेता। पहली बार मोहब्बत कर ली थी, पहली बार इश्क कर लिया था, पहली बार आवारागर्दी की होगी, किताब पढ़ ली होगी। तो वो उसका एक जो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट होता है आदमी के ऊपर। हम भी अगर आज कहीं से हमारा जाना हुआ और फिर वहां से आना मुश्किल हो जाए तो हम जाहिर सी बात है याद करेंगे। और वो टाइम वो था 57 में गए, 56-57 में। तो तब तक क्या था कि अम्मा बाबा की डेथ हो चुकी है, बहनों की शादियां हो गई हैं और कोई उस घर में है नहीं। जो वो कमाल अमरोही बिल्डिंग जिसको मोहल्ला लकड़ा बॉबी फोटो स्टूडियो के बगल में गली जाती है, वो घर सूना पड़ा हुआ है। और घर मतलब जर्जर हालत में है, हर महीने छत टपकती है जब बारिश होती है तो, और कोई रहने के लिए नहीं है, घूम रहे हैं, मायूस हैं। उसी दौर में टीबी हो गया था।
तो रईस अमरोवी इनको लेकर गए, वहाँ इलाज कराया इनका, वहाँ पर रखा, पाकिस्तान में गए, और फिर जब वहाँ चले गए तो वहीं रहे, वापस आने को कुछ था नहीं, क्योंकि कमाल अमरोवी साहब तो चले गए थे ना वहाँ से मुंबई। जाते मुंबई में वक्त थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जब वो जा रहे थे तो लिखते हैं कि मैं अपने वालिद की कब्र पे गया, अम्मी की कब्र पे गया, और वहाँ मैंने उनसे जाके कहा कि आज से ये कब्र बेचरागा होने वाली है, अम्मी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जल्द वापस आऊँगा। वह अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का पयाम कह देना, वाह। मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। तो अमरोहा आकर वो पहली चीज जो करते हैं वो स्टेशन की जमीन को ही तो चूमते हैं। चूमते हैं, मिट्टी भर लेते हैं, घर पे आप जाते हैं तो उसकी ईंटों को चूमते हैं। अच्छा, ये क्रिएटिव आदमी होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेंसिटिव हो। बिल्कुल। मतलब कि अपने सेंसेस के पोर पोर तक भरा हुआ आदमी कोई कमजोर नहीं होता, बहुत सेंसिबल आदमी वहीं से सेंसेस से ही बना है सेंसिटिव। तो मुझे लगता है कि वो उनमें पीक पे थे अपने सेंसेस के, किसी जरा सी बात पे हंस देना, ऑफेंड हो जाना, बिल्कुल रो देना, चिल्ला देना, गुस्सा करना, गालियां देना। तो उनके एक ऑडियो भी जिसमें वो फ्री फ्लो में गालियां भी दे रहे हैं और रोए भी जा रहे हैं, कुरान पे बात कर। हाँ। तो कई उनके पहलू थे शख्सियत के। एक मुझे किस्सा उनका याद आता है कि एक बार अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे, वो ऑटो से पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा, ऑटो वाले को रुकवाया कि तुम बंद मत करो, मैं अपने दोस्त को बुला लूँ। तो आवाज़ दी कि भाई इधर आ। कह रहे हैं कहाँ जाना है जॉन साहब? तो कह रहे हैं मेरी शादी है, आज चल। मेरी शादी में। तो कह रहे हैं कि यार जॉन साहब आप पागल वागल हो गए हैं क्या? क्या अब उन्होंने ऑटो वाले को विदा किया, कह रहे कि आइए मेरे साथ गाड़ी में चलिएगा। वो समझ गए कि कुछ होगा इनका। तो ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि बताइए मामला क्या है। तो उन्होंने कहा यार एक लड़की है, उसने तो हाँ भर दी है मुझसे शादी करने के लिए, और वो मेरा कोर्ट में 9 बजे इंतज़ार कर रही है, तो मुझे जाने दे और जल्दी तैयार हो गया, आजा, तू गवाह बनेगा। तो उन्होंने कहा उस लड़की का आप नंबर दीजिए कि तो कुछ पूछ लेते हैं, कुछ चाहिए तो नहीं। तो उन्होंने नंबर दिया, तो फ़ोन किया कि हाँ भाई मैं जॉन एलिया का दोस्त बोल रहा हूँ, बताइए कि क्या मामला है। तो कह रहे हैं यार ये बड़ा अजीब आदमी है, कल रात से ही कह रहा है मुझे आपसे शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने उसको बस टालने के लिए कह दिया कि 9 बजे शादी कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसमें ये है ना कि हम ये सब कहते हैं, लेकिन फिर ऐसे इंसान को दुनिया से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, शहर से दूर रहना चाहिए। जबकि जब जाहिदा हिना से शादी हुई भी तो कामयाब शादी तो थी नहीं। जाहिदा हिना ने तो हमेशा यही कहा कि इस शादी में मैं शौहर थी, ये बीवी थे। क्योंकि जाहिदा हिना की जब शादी खुद जॉन भी ये कहते हैं है ना, तो इनके जाहिदा हिना के पिताजी थे नहीं, तो उनको अपना परिवार भी पालना था, और फिर ये कुछ काम नहीं करते थे, तो ये शिफ्ट भी हो गए, इनको भी, और वहीं शिफ्ट हो गए। शादी के बाद इनको भी पालना था, शायरी से पैसा कमाने को बड़ा जलील काम समझते थे। तो वो जो 10 साल की शादी रही और बच्चे भी हुए पैदा, तो बच्चे बहुत ज्यादा उनसे, मतलब जरियुन तो जो बिल्कुल भी उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं, और वो कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। उनकी बेटी का जो सुहैना है, उनका लास्ट अपीयरेंस उर्दू स्टूडियो के वीडियो में था, जब उन्होंने बात की थी और थोड़ा बहुत, लेकिन कभी भी वो हमेशा उन्होंने यही कहा कि एब्सेंट फादर थे, और वो रात भर बाहर रहें, और वो जब वापस आए रात को सो रहे हो तो सुबह फिर बच्चे स्कूल निकल जाएं, फिर जब तक बच्चे स्कूल से वापस आए ये बाहर निकल जाएं। तो कभी मिलना जुलना बताते हैं कि 15-15 दिन नहीं मिलते थे अपने पिताजी से, बात ही नहीं होती थी। तो वो देखिए एब्सेंट फादर थे, लेकिन वहीं फिर वो एज अ राइटर दरख्त जर्द में क्या क्या लिख रहे हैं। इसमें भी एक चीज नहीं ये है ना कि जब शायर कोई इश्क करता है तो जैसे गालिब का शेर है कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, मतलब वो पूरा जोर जो होता है बयां अपना पे ही होता है। तुम देखो मैं कैसे इश्क कर रहा हूँ, मतलब तुम कोई खास नहीं हो, तुम तो आम सी लड़की थी, मेरे इश्क ने तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत बना दिया। तो वो जो दरख्त जर्द में उन्होंने जिक्र किया है ना, वो जाहिदा हिना का एक किस्सा है कि 1963 से लेके 1970 तक 7 बरस उन्होंने जाहिदा को खत लिखे। तो उनकी ख्वाहिश हुई कि यार इस खत को छपवाया जाए, इन सारे खतूत को 55-56 खत थे, तो उनको उन्होंने कहा कि छपवा देना चाहिए। तो बात हुई कि ठीक है वो कीजिए। तो इनकी राइटिंग पढ़ना एक तो मुश्किल काम था, तो बहरहाल लोगों ने पढ़ के उनको इंतखाब करके दिया। तो उन्होंने कहा यार इसकी कवर फोटो पे ना वो पोस्ट कार्ड लगाओ जो मैंने पहला खत लिखा था उसको, और उस पे जाहिदा हिना के मेहंदी लगे हुए हाथ। तो उनके जो दोस्त है खालिद साहब, उन्होंने अपनी भांजी के हाथों पे मेहंदी लगाई और उस पोस्ट कार्ड को पकड़वाया और उसकी तस्वीर ली गई। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो एक निजी काम, प्राइवेट अफेयर हो गया था, तो तब तक वो मर गए 2002 में। तो उसके बाद वो खत वाली किताब छप नहीं पाई। तो ये उनका बड़ा शौक था कि मतलब मैं खत लिख रहा हूँ तो वो दुनिया देखे कि मैं कैसे, तो ये उनके अंदर ख्वाहिश थी कि मैं देखा जाऊं, मैं जाना जाऊं। तो वो अपने आप को
एज अ Attention, शायर तो वो सामने वाले को दिखाने क्या चाहते टेंशन देगा, वो चाहता है कि पूरी दुनिया ये देखे कि मैं इससे कैसे इश्क कर रहा हूँ। हाँ कुशल भाई कोई गजल? हाँ, जॉन साहब की मैं एक पसंदीदा गजल सुनाता हूँ अपनी। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, वाह वाह वाह। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर न गला छीन ले कोई। वाह 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 वाह। ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, हाय ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। वाह वाह वाह। तरके ताल्लुकात कोई मसला नहीं, हाय तरके ताल्लुकात कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है जिस पे चल पड़े कोई। वाह वाह। वो शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, हाय एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले कोई, वाह वाह वाह। काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले। मुझे ना जैसे 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 वो बहुत समय से जो इश्तिहार यूज होते हैं उनको भी जॉन बड़ी कितनी खूबी से बांधे, जैसे गली है तो वो कितने अच्छे से कि वो उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली थी। फिर जैसे वो मीर वाले अंदाज में कि उस गली एक में गली ये सुन थी, के हाँ सब्र किया, जाने वाले वाले यहाँ यहाँ के के थे थे ही ही नहीं। नहीं। और वो शेर की क्या था कि एक गली थी कि जिससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। वाह वाह वाह। तो जैसे जैसे चुन चुन के वो एक ही इश्तिहारे को अलग अलग तरह बरतना, वो जो उनकी। हाँ सत्यम भाई आप? एक गजल है, हार आई है कोई आस मशीन, हाँ शाम से है बहुत उदास मशीन, वाह एक ही पुर्जा था वो भी टूट गया, हाँ अब रखा क्या है तेरे पास मशीन। क्या बात है। और शहर अपने बसाएंगे जंगल, हाँ शहर अपने बसाएंगे जंगल, तुझ पे उगने को है अब घास मशीन। वाह वाह। वाह यही रिश्तों का कारखाना है, वाह। एक मशीन और उसके पास मशीन। क्या वाह, बात है, क्या बात और वो जो शेर जो उनके कत्बे के पत्थर पर लिखा है, उसकी गजल बड़ी प्यारी है। ये हाल ये है कि ख्वाहिशे पुरसिशे हाल भी नहीं, है। अपना ख्याल भी नहीं उसका ख्याल भी नहीं, वाह मुझ में वो शख्स हो चुका जिसका कोई हिसाब था, सूद है क्या जिया है क्या इसका सवाल भी नहीं, क्या वाह और तू मेरा हौसला तो देख, दांत दाद तो दे कि अब मुझे शौके कमाल भी नहीं खौफे जवाल भी नहीं। क्या बात है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। क्या बात है। वाह जाने मुझ हाँ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फेंक रहा था, हो रहा हूँ मैं किस तरह देखने वाले हाथ मलते हैं। जाने मुझसे ये कौन कहता था, वाह आप अपना ख्याल तो रखिए। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, वाह तेरे ख्वाबो ख्याल, वाह मताए जां है तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। वाह 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 वाह। मुझसे कहती हैं वो शराब आंखें, हाँ, आप ये आप ये जहर मत पिया की। हाय हाय, अपना खाका लगता हूँ, हाय हाय। एक तमाशा लगता हूँ, मैं हर लम्हा इस घर से वाह जाने वाला लगता हूँ, आए हाय हाय आईनों को जंग लगा वाह अब मैं कैसा लगता हूँ, वाह वाह सारे रिश्ते तृष्णा है, क्या मैं क्या मैं दरिया लगता हूँ। हाय 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 वाह एक किस्सा है इस्लामिक हिस्ट्री में कि मूसा बैठे हुए थे तो उनके ऊपर छिपकली गिरी, तो छिपकली जब गिर के चली गई तो उन्होंने खुदा से पूछा, कहा कि जब तूने आदमी को इतना ज़हीन बनाया, इतना खूबसूरत एक क्रिएचर बनाया, तो छिपकली जैसी वाहिद फालतू चीज़ कैसे बनाई, क्यों बनाई। तो फिर खुदा ने जवाब दिया कि मुझसे भी छिपकली ने यही पूछा कि जब तूने छिपकली जैसी खूबसूरत चीज बनाई तो मूसा को क्यों बनाया। तो उस पस मंजर में जॉन का एक शेर है कि फिर बनाया खुदा ने आदम को, फिर बनाया खुदा ने आदम को अपनी सूरत पे ऐसी सूरत में, वाह फिर बनाया खुदा ने आदम को अपनी सूरत से ऐसी सूरत में, और फिर आदमी ने गौर किया छिपकली की लतीफ सन्नत में। वाह। एक सलीम जाफरी हाँ। जो थे, मतलब 1996 का मुशायरा था, जश्न पीरजादा कासिम। सलीम जाफरी बुलाते हैं जॉन इलिया को, कहते हैं कि अब आपकी आजमाइश का वक्त है, क्योंकि हजरत कलाम देने जा रहा हूँ हजरत जॉन औलिया को। तो वहाँ पे उन्होंने औलिया कहा गया था, और वही मुशायरा जब सजा नज्म पढ़ी
और नज्म पढ़ने के बाद बहुत मतलब बदतमीज नज्म है वो कि तुम खून थूकती हो सुनकर खुशी हुई, इस रंग की सदा में जब पुरकार। और जो आखिरी उसमें 4 जो उसके मिसरे हैं, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रफाकत न दे सका, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें। तो जब ये खत्म हुई नज्म तो सलीम जाफरी ने कहा कि कल जब उर्दू अदब की तारीख कोई लिख रहा होगा तो ये नज्म उसको बार बार बेतहाशा तंग करेगी। सजा के बारे में कहा गया था। तो सलीम जाफरी निजामत तो करते ही थे, इनके अच्छे दोस्त थे। उनकी जब डेथ हुई, क्योंकि सलीम जाफरी भी इनके रहते हुए मर गए थे, उबैदुल्लाह अलीम भी इनके रहते हुए मर गए थे, तो वही वाला सीन है जो गालिब के साथ हुआ था। गालिब ने कहा था कि सारे लोग मरे जाते हैं, बच्चे मरे जाते हैं, दोस्त मरे जाते हैं, लगता है कि जब मैं मरूंगा कोई कंधा देने वाला भी ना होगा। तो वही जॉन के साथ भी हुआ। तो सलीम जाफरी की जब डेथ हुई तो जब मरसिया उन्होंने लिखा तो उसमें था कि सलीम शेर सुनो, बहुत उदास है बादे नसीम, शेर सुनो, सलीम बहरे फना में उतर गया है तू, खुशी ये है मुझे बर्बाद कर गया है। और बहुत बड़ी सी नज़्म है, बहुत अच्छे अच्छे शेर इसमें है कि सलीम की बड़ा कमीन निकला तू, और तुझे नमूद की गजलें सुनाने वाला हूँ, मैं तेरे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ, मैं सह रहा हूँ अज़ाबे अलीम, शेर सुनो, सलीम शेर सुनो। बहुत प्यारा मरसिया लिखा था। एक जॉन एलिया के 2 शेर हैं कि है रंगे ईजाद भी दिल में और जख्मे ईजाद भी है, यानी जानी दिल का तकाजा दाद भी है फरियाद भी। क्या बात है, वाह 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 वाह। है जख्मे ईजाद भी दिल में और जख्मे ईजाद भी है, यानी जानी दिल का तकाजा दाद भी है फरियाद भी है। जॉन जुदा तो रहना होगा तुझको जुदा यारों के बीच, जॉन जुदा तो रहना होगा तुझको अपने यारों बीच, यार ही तू यारों का नहीं है, यारों का उस्ताद भी है। वाह 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 वाह। सारी रदीफें भी हाजिर हैं और सारी तरकीबें भी, सारी रदीफें भी हाजिर हैं और सारी तरकीबें भी, और तुम्हें क्या चाहिए यारो, हासिल मेरी दाद भी है। क्या बात है, वाह वाह। एक मेरी खास गुजारिश है कि कुशल भाई आप वो नज्म जरूर सुनाए जॉन वाली, मतलब जॉन वो साहब के शेर ऊपर भी लिखी पहले है। आप सुना दे, वो ठीक है। हंसते हुए दिनों में। हाँ वो जो शेर है वो उस मुशायरे को लेकर है जहाँ जॉन साहब रोने लगते हैं, हाँ कहते हैं कि मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और लोग हंसने लगते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि ये कोई हंसने की बात है, अच्छा। और फिर वो दोबारा कहते हैं अच्छा तो ये हंसने की बात है, रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, हाय। रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है, वाह वाह। कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है। एक नज्म है जॉन साहब के ऊपर। एक शायर है मेरे इंस्टा पर, वाह आए दिन रील से गुजरता है, वाह रोने लगता है शेर कहते हुए, फर्श पर हाथ को पटकता है, वाह। मुझको मालूम है ये तुम हो जॉन, दर्द की बात करते रहते हो, किस लिए फारिहा को खत लिखना, किस लिए खून थूका करते हो, वाह। क्यों ही तकते हो आसमानों को जब वहाँ कोई भी नहीं रहता, हाय जो भी खुश है तुम उससे जलते हो, मैं अगर होता ये नहीं कहता, हाय हाय। मैं तुम्हें और सुन नहीं सकता, मैं तुम्हें और सुन नहीं सकता, इश्क से आगे बढ़ना चाहता हूँ, दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, मैं भी मूव ऑन करना चाहता हूँ, वाह मेरे आंसू टपकने लगते हैं, अपने चेहरे को मत दिखाया करो, आखिरी बार कह रहा हूँ जॉन, तुम मेरी फीड में मत आया करो। वाह वाह वाह। कितना मासूम। जेनजीज ने क्या किया, जो ये जो नया तबका आया उसने जॉन साहब को ही रखा, बाकी सबको नकार दिया कि और तो कोई शायर है ही नहीं। हाँ इस वजह से जो बाकी के नक्काद है जो उंगलियां उठाते हैं, उसका रीजन ये भी है क्योंकि अब जो पीढ़ी आ रही है वो किसी और को शायर ही नहीं समझना चाहता। हाँ, लोग ये यही तो कहते है। हैं कि जॉन ओवररेटेड नहीं है, बाकी शायर अंडररेटेड। जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग जो है। बस हाँ, सुना क्या सुना रहे नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है कि जॉन को पेडेस्टल पे ऐसे खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ मतलब जॉन खुद अपनी कमियां कबूल कर रहा है, खुद सही बता रहा है बात। कि मेरे हाँ, ग्रे हाँ, शेड्स भी हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको साहब बना के पैगंबर बिल्कुल, बना के बिल्कुल। पूजने ही लगे, हाँ हाँ बिल्कुल। जो सभी के साथ होता है, तो हाँ, हाँ, उससे भी एक खतरा है। जो एकदम से जॉन को मतलब उनके जो चाहने वाले हैं वो यार मुझे लगता है किसी ये और वाली को जो कुछ बात है समझते ना नहीं। कि किसी और को नहीं, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा कि सारी उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है। मैं क्योंकि हाँ। मतलब
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उस दौर से आया हूँ जब पहली बार इवेंट्स हुए इंडिया में जॉन के लिए, तो वो हम ही कुछ लोगों ने किए, और 2016-17 का वो टाइम था, और वो फिर उसके बाद बढ़ा, फिर रेख्ता में भी बात होने लगी और भी जगहों पर बात होने लगी। तो हम लोग थे, शशांक भाई थे और भी लोग थे, तो उस टाइम था ये, है ना, कि बस यही है क्या, और सिर्फ इतना ही पढ़ोगे क्या, सिर्फ तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, थोड़ी ना शायरी है उसकी, या सिर्फ यही शायरी थोड़ी ना है कि तुम खून थूकती हो सुनकर खुशी हुई, और भी चीजें पढ़ो। तो मुझे लगता है कि वहां से बात अब आगे बढ़ चुकी है, अब लोग और शायरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यह है कि उस टाइम पर जैसे मैं देखता हूँ, चाहे बालमोहन भाई की बात हो, चाहे कुशल की बात हो, या तुम जो जिन मुशायरों में जाते हो और तुम जहाँ पर परफॉर्म करते हो, तो वहां पर लोग हैं जो शायरी और पढ़ रहे हैं यार। मतलब वो अब जॉन को वैसा रखा गया है कि हाँ ये अच्छा शायर था, और क्रेज ऑब्वियसली ट्रांसफर हो रहा है, क्रेज पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में आया। लेकिन जब मैंने कहा ना कि फराज की भी रीलें राहत इंदौरी की भी कट रही हैं, या रीलें जब बात आती है जो अवधि में शादाब कियानी की जो वो है, उनकी भी शादानी उनकी भी रील्स कट रही हैं। तो अब जॉन का वो वाला क्रेज नहीं है जो 2016-17 में शुरू हुआ था, वो अब थोड़ा सा मिट्टी सेटल हो रही है। लेकिन हाँ ये बात है कि जॉन की वो पढ़ने की वजह से बाकी शायरों के साथ नहीं हो रही है जाती, लेकिन जॉन ही के साथ जाती है, वो अभी भी बरकरार है। अच्छा, मुझे एक वाकया और याद आता है जो मैंने पढ़ा था, वो ये था कि फरहत अब्बास शाह साहब की भी किताबें आई हुई थी, और जॉन साहब की भी किताब निकल चुकी थी शायद। तो वहां पे एक साहब ने जॉन साहब से कहा कि फरहत अब्बास शाह तो खासे मकबूल है, उनकी तो किताबें हाथों हाथ बिक रही हैं, धड़ाधड़ जा रही है, और आपकी किताब उतनी नहीं बिक रही है। तो इस पर जॉन साहब क्या कहते हैं कि अहम बात यह है कि किताब बिक रही है, किताब को बिकना चाहिए। जब किताबें बिकेंगी तो लोग इकबाल को भी सुनेंगे, फैज को भी पढ़ेंगे, इकबाल को भी पढ़ेंगे, और एक दिन जॉन एलिया को भी पढ़ेंगे। जॉन का मुझे लगता है उनका जो जुमला भी है ना कि पढ़ने वाले लिख रहे हैं, लिखने वालों का क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है जॉन साहब को इल्म तो था कि वो जिस तरह की शायरी करते जा रहे हैं वो उनके बाद बहुत मकबूल होने वाली है। जो बातें जुनून में बकते हैं, देखना जावेदानियां होंगी। अरे एक शेर में, तेरी महफिल में हम नहीं होंगे पर हमारी कहानियां होंगी। एक शेर में जॉन साहब कहते हैं कि ये शख्स आज कुछ नहीं लेकिन तू देखियो, इसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। और वही दौर आ गया, वही वक्त आ गया जहाँ जॉन उनकी एलिया तरफ जैसे जो लोग होते हैं ना, मुझे ऐसा मतलब लोग कहते हैं कि अपने वक्त से बहुत आगे के हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त के साथ ही होते हैं, हमें आने में 30-40 साल लगते हैं। तो अब जनरेशंस की वो प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं खुल के, जो हम दोनों तो वक्त पे आए, देरी कर तो वो जॉन एलिया अपना कॉन्टेम्पररी किसे मानते थे? सुकरात को। वो आसपास के लोगों को तो भाव ही नहीं देते थे, इनको क्या पता। फराज से उनके चिढ़ने की वजह थी कि उसको इटली लिटरेचर का कुछ पता है क्या, इटालियन लिटरेचर का, जो मुझे पता है। तो वो थोड़ा सा जॉन के यहाँ था। ये थी जॉन की जिंदगी, जितना हम समझ पाए, जितने हम इस कम वक्त में जितनी बातें हम कर पाए। उम्मीद है आपको कई सारे नए किस्से सुनने मिले होंगे, कई सारे नए शेर सुनने मिले होंगे। और बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में, और जॉन की ज़िंदगी को और जानें, उनकी किताबों को पढ़ें, बाकी शायरी को पढ़ें, बाकी लिटरेचर को पढ़ें, और बाकी खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहें खबरगांव के साथ।